हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे सोर्स ऑफ एनर्जीज, जिसके अंदर हमारे कुछ रह गए थे, वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। साहब कुछ सोर्सेज हमारे पढ़ने हैं, जिसके अंदर हमें आज पढ़ेंगे हम थर्मल पावर प्लांट। ये एक सोर्स होता है एनर्जी का। सारे बच्चे हेडिंग डाल लेंगे थर्मल पावर प्लांट। देखा है किसी ने? थर्मल पावर प्लांट, इससे भी हमें एनर्जी मिलती है, थर्मल पावर प्लांट। अभी इसको ना डायग्राम से समझेंगे। अभी जो हम सारे के सारे सोर्सेज समझेंगे ना बच्चों, वो हम डायग्राम से समझेंगे, जिससे अपने को सारी चीज़ें 1 to 1 रिकॉल हो जाएगी, है ना। सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? 1 to 1 रिकॉल हो जाएगी, जिससे हमें समझने में आसानी होगी, क्योंकि डायग्राम से ज़्यादा समझने में आसानी होती है। ठीक है, और हमारे याद रहता है सर, ये एक टेक्निक होती है, इसलिए हम अपने पास अगर संसाधन है तो इस्तेमाल करें। तो ये थर्मल पावर प्लांट आप लोगों ने देखा होगा। कैसे वर्किंग करता है सरकार? ये देखो, दिस इज़ द वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट, है ना। लिखा भी हुआ है कैसे काम करता है, काम ऑफ थर्मल पावर प्लांट, है ना। बच्चों क्या होता है, देखो यहाँ से पानी इसके अंदर आता है, छू मंत्र से पानी आता है इसके अंदर, यहाँ से पानी इसके अंदर आता है, ये पाइप है, पाइप के थ्रू यहाँ जाता है। ये है बच्चों बॉयलर। ये क्या है? बॉयलर। ये यहाँ से आग जलती है बच्चों, ये कोयला है, कोयला। थर्मल पावर प्लांट में कोयला इस्तेमाल होता है, ठीक बात है ना। कोयले में कोयला जैसे ही इसके अंदर जाता है बच्चों, ये पाइप पे लगी होती है, बहुत बड़ी बड़ी हैवी हैवी। ये इसको गर्म करता है बच्चों, गर्म करने के बाद ये बन जाता है छू, भाप बन जाता है। ये भाप बन गया, वेपर, वैस्प बन गया। और जब बच्चों ये वेपर बन गया ना, वेपर बनने के बाद ये जाता है ऐसे, ये जाता है बच्चों यहाँ पर, इसके अंदर घुसता है। ये है भाई साहब टरबाइन। क्या है मेरे बच्चों? ये है टरबाइन। इसको बोलते हैं टरबाइन, है ना। क्या बोलते हैं इसे? टरबाइन। जैसे ही भाप इसके अंदर जाती है, छू मंत्र से घूमता है। जब ये घूमता है ना भाई साहब, तो यहाँ पर ये जनरेटर के अंदर लगा होता है मेरे भाइयों डायनमो, है ना। क्या लगा होता है? डायनमो लगा होता है। ये क्या करता है? ये जो एनर्जी होती है ना, इसको मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा के अंदर, है ना। जनरेटर में यही होता है, तो ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। जनरेटर है, अब जनरेटर से बिजली बन गई, छू मंत्र। अब ये ट्रांसफार्मर के थ्रू होते हुए आगे पावर लाइन्स में बिजली चली जाती है, ऐसे बनती है बिजली। अच्छा सरकार, अब ये जो कोयला बनता है ना साहब, कोयले से जितना धुआं निकलता है ना, वो धुआं ये चिमनियाँ, ये जो बड़ी बड़ी चिमनी नहीं होती, थर्मल पावर प्लांट में देखा होगा आप लोगों ने, बड़ी बड़ी चिमनीज होती है ना। बहुत बड़ी बड़ी चिमनीज होती है साहब, है ना, बहुत बड़ी बड़ी चिमनीज होती है। अब क्या होता है, देखो ये चिमनी से धुआं बाहर निकल गया। अब बच्ची जो यहाँ से भाप आई थी ना, जिसने इसको घुमाया था, अब ऐसे घूम के भाप जो है वो नीचे चली जाएगी, गर्म भाप। अब बच्चों जैसे ही भाप नीचे जाएगी ना, ऐसे छू 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 छू, है ना। अब जैसे ही क्या होगा बच्चों, भाप नीचे जाएगी तो यहाँ पर एक लगी होती है दूसरी पाइप, ये हॉट वाटर को ले जाएगी इसके अंदर। ये कूलिंग टावर होता है बच्चों, इसके अंदर नहीं देखते तुम ऐसे धुआं 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 सा निकलता है। ये वाला तो आपने कई बार देखा होगा थर्मल पावर प्लांट के पास। इसको बोलते हैं कूलिंग टावर। ये इसको ठंडा करता है भाई साहब, ठंडा करता है, ठंडा करता है। ठंडा करने के बाद ये आ जाते हैं यहाँ पर पानी, फिर से पंप लगा होता है, फिर से आगे जाता है, फिर से पानी चलता है, फिर से चलता है, डिस्क्यों 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 डिस्क्यों, है ना। तो ये अपना चलता रहता है थर्मल पावर प्लांट। इसके अंदर ईंधन के रूप में बच्चों हम किसका यूज़ करते हैं? कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है मेरे बच्चों? कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है। बोलो भाई साहब, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। इसमें ईंधन के रूप में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते हैं भाई साहब, ठीक है। टरबाइन होता है आमतौर पर थर्मल पावर प्लांट, कोयला, ठीक है, जहाँ पर कोयले का संसाधन होता है वहीं पर यूज किया जाता है, ठीक है। चलो क्लियर है? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर सारी बातें। अब यहाँ से सर अपने पास क्या है कि थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? तो थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के रूप में कोयला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है कोयला, इसलिए बच्चों अपने को थोड़ा सा सोचना चाहिए किसके बारे में? थर्मल पावर प्लांट से। इसलिए बच्चों इससे एक को हम लोग ने कम एनर्जी के रूप में इसका यूज अभी कम कर रहे हैं। हम थर्मल पावर प्लांट कम बन रहे हैं, जितने बन गए उतने बन गए, अब हम नहीं बना रहे, है ना। अब बच्चों आगे हम बात करते हैं, समझ गए आपको थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है? ये हमेशा इसके लिए सबसे ईंधन की जरूरत क्या है बच्चों? कोयला और पानी, दोनों चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है बच्चों, कोयला और पानी, कोयला और पानी, ठीक है। चलो बच्चों डन डना डन डन। आगे हम बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। सारे ऊर्जा के जितने सोर्सेज हैं ना, सारे समझा दूंगा आपको विद डायग्राम, टेंशन लेने का ही नहीं है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट वर्किंग इन HD इमेज। देखो हाइड्रो पावर प्लांट अभी समझते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है। ये होता है बच्चों हाइड्रो पावर प्लांट।
बहुत अच्छा वेल डन तरीके से समझेंगे सरकार हम। देखो क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, बांध होते हैं भाई सब ये, ठीक है। अंग्रेजी में डैम कह देते हैं, आप बांध ही कह देते हैं, है ना। हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, बांध है बच्चों ये, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ये बांध है भाई। आपको पता है नदी के ऊपर बांध बनाया जाता है, ठीक है। ये नदी ये चल रही है, इसके ऊपर यहाँ पे हमने बना दिया डैम, ठीक। ये बना दिया बच्चों बांध हमने, शूंजा। अब होता क्या, देखो यहाँ से पानी आ रहा, यहाँ से हमने देखो इसको बंद कर दिया, धीरे 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 क्या होता है, रिजर्वायर। ये रिजर्वायर है, मतलब यहाँ पर पानी इकट्ठा होगा बच्चों, दीवार बना दी इतनी ऊंची आपने। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बहुत सारा पानी इकट्ठा होगा। क्या पानी इकट्ठा होगा, यहाँ पानी इकट्ठा होगा बहुत सारा। अब इतना सारा इकट्ठा पानी होगा ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बहुत ज़्यादा क्या होगा सर, यहाँ पे प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा दाब होगा। अरे हाँ या ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। जब मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा ना, इस प्रेशर से जब पानी को यहाँ पर एक छोटी सी ऐसी पाइप लगा, छोटी सी मतलब ऐसे पाइप नुमा स्ट्रक्चर, एक्चुअली तो पाइप थोड़ी लगती है, ये पाइप नुमा ऐसे छोटू से स्ट्रक्चर लगा दिया, पाइप नुमा स्ट्रक्चर, है ना, बना दिया ऐसे यहाँ से ये। अब बच्चों यहाँ से पानी आता है शू पूरा तेजी से, है ना, पूरी स्पीड यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जितना एनर्जी, जितना पानी ऊपर इकट्ठा होता है ना बच्चों, वो इकट्ठा होते होते इसमें पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर बच्चों बढ़ते बढ़ते ना स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अरे क्या बात करते हो, अरे एक एक चीज़ समझा दूंगा, चिंता मत करो। स्थितिज ऊर्जा mgh होता है ना, वो mgh, mdh नहीं mgh, हाइट बढ़ रही है ना, तो ये mgh, ये बढ़ रही है बच्चों। ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितनी ज़्यादा उसको हाइट बढ़ाओगे ना, उतनी ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा स्टोर होती जाएगी, स्टोर होते। लेकिन जब छोड़ेंगे ना, तो यहाँ उतनी ही वेलोसिटी से पानी जाएगा, और वेलोसिटी से जब जाएगा तो यहाँ बढ़ेगी बच्चों काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, जिसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। ये साइंस वाले बच्चे हैं, इस बात को समझ जाएंगे, बाकी नहीं समझे तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझने की जरूरत है। इससे क्या होता है, छू मंत्र आया। अब यहाँ पे लगा होता है दादा टरबाइन, छू 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 छू, ऐसे ही छू 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 छू, जैसे ही पानी इतनी तेजी से आता है टरबाइन को घुमा देता है भाई साहब। टरबाइन घूमता है ऐसे, टरबाइन घूमता है, इसके ऊपर ये लगा जनरेटर, यहाँ पर होता है डायनमो। डायनमो घूमेगा तो बच्चों पावर हाउस, बिजली बनेगी, बिजली बनेगी, और बिजली बनेगी तो बच्चों आगे चली जाएगी, टेंटन टेंटन चली जाएगी, और ये पानी जो है ये वापस बच्चों नदियों में चला जाएगा ऐसे टर्न, है ना। ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। अब बच्चों बांध है ना, बांध बनाने से क्या होता है सब, देखो इससे सर एनर्जी बन रही है, पानी का नुकसान तो कुछ हो नहीं ना, पोल्यूशन तो नहीं हो रहा सर, इससे पानी का पोल्यूशन तो नहीं हो रहा, नुकसान तो नहीं हो रहा ना, पानी का कुछ खर्च कर रहे। तो फिर सर हम क्यों कहते हैं कि बांध बनाना हमारे लिए खतरनाक काम है। खतरनाक काम इसीलिए बच्चों, यहाँ क्या होता है देखो, जब ये एनर्जी जा रही थी ना, ठीक है। अब बच्चों बांध बनाने से क्या होता है, देखो बांध बनाने से क्या होता है, बांध बनाने के कुछ नुकसान हो जाते हैं। कैसे सब, देखो बांध बनाने के कुछ नुकसान क्या होते हैं। अब ये यहाँ के आसपास, क्योंकि एक तो रिवर चल रही थी, नॉर्मली पानी चल रहा था, जितना पानी आ रहा था, तो वहाँ की जो उस नदी से जो सिंचाई विचाई हो रही थी, वहाँ पर जो डाइवर्सिटी थी, जो वहाँ पर जैव विविधता थी, जो जीव जंतु वहाँ पर थे, वो उस नदी के ऊपर डिपेंड थे। अब वो नदी के ऊपर डिपेंड, वहाँ पर पानी की मात्रा कम हो जाएगी, एक तो आगे। दूसरा, यहाँ पर पानी हमने इकट्ठा कर लिया साहब, ये कल को खतरा हो सकता है सर, कल को अगर ये टूट गया तो नष्ट कर देगा सर यहाँ के सारे आसपास के एरिया को। इसलिए कुछ इसके प्रोस एंड कॉन्स होते हैं बच्चों, फ़ायदे नुकसान हर चीज़ के होते हैं, क्योंकि आगे चलकर ना, अब ये जितना पानी आप यहाँ पे कंजर्व कर रहे हो, आप थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ रहे हो ना, अब आगे चल के नदी पता नहीं कितने सारे अपने जीव जंतु हैं, कितने सारे कृषि खेती बाड़ी है, वहाँ पर पानी दे रही थी, तो वहाँ पर पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो वो जो लोग इसके ऊपर निर्भर थे, वो क्या हो जाएंगे बच्चों, वो इससे थोड़े से क्या हो जाएंगे, उनको समस्या पैदा हो जाएगी। इसीलिए जब भी डैम परियोजनाएं आती है, इसका समय समय पर विरोध होता रहा है। कारण इसका यही है मेरे बच्चों, समझ में आई? वेरी गुड। तो ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे साहब, सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको बाय डायग्राम दिखा दिया। आओ बच्चों, जितने सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, मैं आपको A to Z सोर्स ऑफ एनर्जी समझा दूंगा, चिंता मत करें। तो दो चीज़ हो गई अपनी। अब आगे चलते हैं बायोगैस प्लांट पे, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा सोर्स है? बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट वर्किंग। अभी बायोगैस प्लांट देखो, एक हमने पढ़ा थर्मल पावर प्लांट जो कोयले पर निर्भर था, ठीक है, जो कि क्या है, खत्म हो जाएगा कहीं। ये खत्म नहीं होगा बच्चों। हाइड्रो पावर प्लांट जो है ये रिन्यूएबल सोर्सेज हैं,
कभी ख़त्म ही नहीं होगा। कब ख़त्म, क्या ख़त्म, पानी ख़त्म हो जाएगा तो ही ख़त्म होगा बच्चों, ऐसे ख़त्म थोड़ी होगा, है ना। चलो बच्चों, टेंग टडंग टेंग टडंग। ये सर ये देखो, ये है बायोगैस प्लांट, ठीक है, इसको बोलते हैं गोबर गैस प्लांट। बायोगैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट। इसके अंदर क्या होता है भाई साहब, देखो देखो, ये होता है बायोगैस प्लांट, ठीक है, बायोगैस रिएक्टर। ये बच्चों ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है। आज आपको अगर क्या होता है, हम लोग देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे पशु वशु पालते हैं, है कि नहीं। हम बहुत सारे क्या करते हैं बच्चों, पशु पालते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी और थोड़ा सा मैं आगे लेके जाना चाहूँ आपको, तो देखो देखो बच्चों, हम बहुत सारे क्या करते हैं, पशु पालते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, टडिंग टडिंग, कहाँ गया रे, कहाँ गया रे, कहाँ गया रे, है ना। ये एक्चुअल में बच्चों बायोगैस प्लांट है ना, ऐसे से। वो तो थोड़ा सा मैंने वर्किंग, अरे एक्चुअल में ऐसे दिखो, आजा आजा बेटा आजा, ये देखो, है ना, ये सिलोकी ऐसे लगा हुआ है, देखो, ये तो कंपनी का नाम ऐसे होता है। देखो बायोगैस प्लांट में क्या है, देखो ये समझो, इसको हम और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ये से एक खेत में लगा हुआ है, देखो एक टैंक लगा हुआ है। इधर हम आसपास पशु रखते हैं, तो पशुओं के क्या करते हैं, पशुओं से जितने भी वेस्टेज निकलते हैं ना, अपनी गोबर वोबर जो भी है, वो सारा इस गड्ढे में डाल दिया जाता है। वो वर्किंग कैसे है, वो वर्किंग मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, ठीक है, रुक जा, वर्किंग कैसे वो यहाँ समझाऊंगा। क्या होता है बच्चों, जितना भी ये वेस्टेज होता है ना, जो पशुओं से वेस्टेज निकलता है, अपन पशु सारे रखते हैं, ठीक है, पशु सारे रखते हैं। तो पशुओं से जितना भी बच्चों व्यर्थ का पदार्थ निकलता है ना, जितना भी पशुओं से व्यर्थ का पदार्थ निकलता है, जितना भी वेस्टेज निकलता है, गोबर वोबर, तो हम क्या करते हैं, गोबर को या तो हम खेत में सीधा डाल देते हैं, ठीक है, हम आम भाषा में बात कर रहे हैं। खेत में क्या करते हैं, हम गोबर को सीधा डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, खाद लगती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें जो हम एनर्जी के रूप में, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है, उनका इस्तेमाल नहीं किया, वो वेस्ट चले गए, है ना, तो नुकसान हुआ ना। अब दूसरा क्या होता है सर, हम उसके उपले बना के जला लेते हैं। अब जब उपले बना के जला ली तो एनर्जी का तो इस्तेमाल हो गया, लेकिन वो जो चीज़ें, वो जो मैन्योर, वो जो खाद जो हमारे पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी थी और पेड़ पौधों को दे सकते थे, वो हमने जला दी, उससे प्रदूषण हुआ। तो डबल नुकसान हो रहा है। दो चीज़ें निकलती है सर उससे, एक तो ईंधन जिसको हम जला सकते हैं, दूसरा खाद। दो चीज़ें होती है। दो चीज़ों में हम नॉर्मल आम जब हमारी दिनचर्या में हम सिर्फ एक ही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, या तो उसको खेत में डालेंगे तो उससे जलने वाली जो हम ईंधन है उसको बर्बाद कर रहे हैं। जब ईंधन में के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको मैन्योर, खाद को हम बर्बाद कर रहे हैं। तो उसी को, उन दोनों चीज़ों को हम यूटिलाइज कर सकें, इन्हीं चीज़ों के लिए बच्चों अपने पास होता है बायोगैस प्लांट। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था बायोगैस रिएक्टर। अब ये क्या है, कैसे काम करता है मेरे बच्चों समझो, ठीक है। क्या है, हमने जितना भी जो हमारा व्यर्थ का पदार्थ था वो इसे हमने डाल दिया इसे एक गड्ढे में, ठीक है, एक गड्ढा बनाया, एक कंटेनर है बच्चों, टैंक बनाया हमने, इस टैंक के अंदर हमने उसको डाल दिया बच्चों, ठीक है। जो भी हमारा वेस्टेज था उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। जैसे ही बच्चों हमने इसके अंदर डाला तो क्या हुआ, इसके अंदर बच्चों कुछ होते हैं अपघटक, कुछ कीड़े मकोड़े, केंचुए टाइप के, है ना। उन्होंने इसको खाया, खा करके इसका क्या कर दिया, इन्होंने डिकम्पोज कर दिया। इसको क्या कर दिया बच्चों, इसका उन्होंने अपघटन कर दिया, इसको डिकम्पोज कर दिया। अब डिकम्पोज करने का मतलब जानते हो तुम, कि उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो बच्चों वो बन गई हमारे लिए खाद। क्या बन गई भाई साहब, वो हमारे लिए बन गई खाद। खाद ऐसे नहीं लिखते भाई साहब, क्या बात करते हो, वो हमारे लिए बन गई बच्चों खाद, मैन्योर बन गई हमारे लिए। इस मैन्योर का हम बच्चों अपने खेत में यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब सब इसके अंदर कुछ गैस निकल गई बच्चों, टन 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 टन। मेन रूप से यहाँ पे निकली CH4 मीथेन। यहाँ से कुछ गैसें बनी बच्चों, इसके अंदर कुछ धीरे धीरे कुछ गैसें निकली। कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे वो सिंपल फॉर्म में जो तोड़ते लगे, वो खाद तो इधर चली गई, ठीक है। ये एक्सपेंसर चैम्बर होता है, इसके अंदर ये होते हैं बच्चों खाद। ये आउटलेट, यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, ये कवरिंग होती है, ठीक है। यहाँ से भी ये आराम से इसका सील पैक होता है, कवरिंग होती है, तो किसी प्रकार का प्रदूषण का कोई चांस नहीं है। अब क्या हुआ बच्चों, धीरे से यहाँ से बच्चों गैस, जैसे यहाँ पर गैस से भरी, ये बच्चों गैस यहाँ से होते हुए इधर निकल गई बायोगैस पाइप से। ये एक सिलेंडर है बच्चों, इस सिलेंडर के अंदर बायोगैस भर गई। अब हम इस गैस का यूज हमारे कुकिंग वगैरह में, हम घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे घरेलू कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घरेलू कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलो हाँ, है कि नहीं सही चीज़,
हम लोग वैसे ही इसका कर रहे थे बच्चों। ये देखो इधर पेड़ पौधों में जल चला जाएगा ये, है ना, तो ये पेड़ पौधों को भी खाना मिल गया, हमने घरेलू कार्य में भी इस्तेमाल कर लिया, तो दोनों चीज़ों का यूटिलाइज हो गया। समझ रहे मेरी बात को? इसको बोलते हैं बच्चों बायोगैस प्लांट, है ना। अब बायोगैस के अंदर अपने को याद रखना है, बायोगैस के अंदर मुख्यतः कौन सी गैस होती है बच्चों? मीथेन गैस होती है। मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है, ठीक है। इसके अलावा मीथेन के अलावा कौन कौन सी गैस होती है ये भी आपसे पूछ लेता है। तो मीथेन के अलावा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है इसके अंदर बच्चों? मेनली गैस कौन सी होती है? मीथेन। और मीथेन के अलावा अगर आपसे पूछे कि बताओ मीथेन के अलावा इससे कौन कौन सी गैस निकलती है बच्चों बायोगैस से, तो इससे निकलती है एक तो मीथेन, एक निकलती है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक निकलती है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। बच्चों जो गंध आती है ना, गोबर में जो स्मेल आती है वो इसी से आती है, ठीक है। एक निकलती है बच्चों हाइड्रोजन गैस। तो ये गैसेज इससे निकलती है बायोगैस से। मुख्य घटक इसके अंदर मीथेन, मुख्य रूप से इसके अंदर मीथेन होते हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस, ये इसके अंदर से गैसें निकलती है भाई। क्लियर है? हाँ या ना? समझ गए? बोलो हाँ। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं विंड एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं पवन ऊर्जा। ये भी एक सोर्स है सब, ये कि एक वो है क्या, रिन्यूएबल सोर्सेज है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी कैसे होती है दादा, आओ समझते हैं। ये होते हैं बच्चों विंड मिल्स, है ना, वर्किंग ऑफ विंड मिल्स, वर्किंग ऑफ विंड मिल्स। मैं आज आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, सब सारी चीज़ें दिखाऊंगा, चिंता मत करो आप। विंड मिल्स, है ना, वर्किंग ऑफ विंड मिल्स, ये होता है सब। देखो देखो रे देखो रे देखो रे बाबा देखो रे देखो। पहले तो पवन चक्कियाँ, हिंदी में इसको बोलते हैं पवन चक्कियाँ, विंड मिल्स को बोलते हैं बच्चों पवन चक्कियाँ। देखिए तुमने, ये होते भाई साहब पवन चक्कियाँ, ये होते बड़े बड़े पंखे, है ना, ऐसे होते हैं भाई साहब ये पवन चक्कियाँ देखी होगी आप लोगों ने। ये ऐसे बड़े बड़े पंखे होते हैं सर जो घूमते हैं। कहाँ होते हैं सर? ये भारत के अंदर है ना, भारत के अंदर इस ऊर्जा के ऊपर बहुत ही कम, है ना, ये बहुत ही मिनिमम है। ऐसा सोर्सेज अपने पास बहुत ही कम मात्रा में है, क्योंकि यहाँ पे अब इतनी ज़्यादा पवनें नहीं चलती, इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं यहाँ पर नहीं चलती। ये हाँ जहाँ पर कुछ चलती है समुद्र के आसपास वाले एरिया के अंदर, तो वहाँ पर हम इनका यूज कर लेते हैं। अदरवाइज इसका ज़्यादा सा इस्तेमाल भारत के अंदर नहीं है प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि सरकार इससे हमें काहे को चलती है। लेकिन है, देखो एक और बात बताऊँ, पवन ऊर्जा जो है ये पुराना तरीका भी है, परंपरागत तरीका भी है। दूसरा बच्चों ये नवीकरणीय स्रोत है, ध्यान रखना ये चीज़ें बस कुछ आपको दो उदाहरण में याद रखनी है। नवीकरणीय स्रोत, है ना, ये क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है सर ये, है ना। ये रिन्यूएबल सोर्सेज है, क्योंकि एनर्जी हवाएं तो चलती रहती है, जहाँ पर चल रही है वहाँ पर मैं कहता हूँ इसका इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। अब ये काम कैसे करता है सरकार? देखो देखो रे बाबा, हाउ टू वर्क दिस ऐसे काम। अरे क्या बात करते हो, ऐसे काम करता है भाई ये। कैसे काम करता है? ऐसे काम करता है ये, है ना। दिखाता हूँ एक बार आपको, रुक जाओ, ठीक है। सॉरी भाई साहब, देखो हाँ ये आ गया। देखो भाई क्या होता है, बाकी आया तो नहीं है, ढंग से तो बना नहीं है, फिर भी देखो ये पंखा होता है, यहाँ से हवा चलती है। एक और बात, हवा जो है ना बच्चों, हवा जो है ना, हवा यहाँ पर चलनी चाहिए भाई साहब कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है कि नहीं भाई? इतनी स्पीड तो होनी चाहिए, कम से कम 15 की स्पीड से तो चलना चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवा चलनी चाहिए, तब जाकर के इतने बड़े पंखा घूमेगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाई साहब, 15 किलोमीटर 1 घंटे की रफ्तार से रेगुलर हवाएं चलनी चाहिए, ठीक है, तब जाकर के पंखा घूमता है। जब पंखा घूमता है ना सरकार, तो यहाँ पर लगा है टरबाइन, ये टरबाइन घूमता है, टरबाइन के पीछे लगा होता है जनरेटर। ये सही से दिख नहीं रहा भैया इसके अंदर, है ना, मैं दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा सा दिखेगा अपने को, अगर दिखेगा तो आइयो सकला का बूम बूम, ये आ गया, ठीक है। टेंटडन टेंटडन,
ये साहब देखो, ये ब्लेड रोटेट करता है ऐसे, जब ये रोटेट करता है ना साहब, तो ये देखो यहाँ पे गियर बॉक्स वगैरह बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है भाई साहब, है ना। जब ये घूमते हैं ना सारी चीज़ें, तो यहाँ पर देखो ये जो लगा हुआ है ना, ये वाला हिस्सा, ये अपने काम का जनरेटर, ये वाला है जनरेटर भाई साहब। ये जनरेटर घूमता है ड्रन 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 ड्रन, है ना। ये घूमता है जनरेटर ऐसे। तो जब ये जनरेटर ऐसे घूमता है ना, तो बच्चों क्या होता है, यहाँ से बनती है बिजली, ठीक है। ये हाई स्पीड शाफ्ट से घूमता है पूरी स्पीड से, और यहाँ से क्या बना देता है, बिजली बना देता है। ये एनीमोमीटर लगा होता है यहाँ पर। एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है बच्चों, वायु की गति। ये याद रखना आपको, वायु की गति एनीमोमीटर से मापते हैं। आ गया ना। देखो, जब एक चीज़ें पढ़ते हैं तो दूसरी चीज़ें अपने आप याद आ जाती है। एनीमोमीटर वायु की गति मापने के लिए वाला यंत्र कौन सा होता है, एनीमोमीटर यंत्र होता है बच्चों, ठीक है। ये कंट्रोलर है, ये इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए सारी चीज़ें लगी होती है। अपने को इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करना, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या है, इसमें तो सर बहुत बढ़िया। अब इसके बच्चों, अब इसमें सर इसका यूज़ क्यों नहीं करते फिर आप। हाँ, इतना अच्छा तो इसमें प्रदूषण ही नहीं हो रहा सर, आराम से अपना घूमे जा रहा है, बिजली बनाया जा रहा है। दिक्कत का है, दिक्कत है बच्चों। इसके अंदर ड्रॉबैक्स क्या है इसके, है ना, इसमें कमियां क्या है। तो इसके अंदर कमियां हैं बच्चों बहुत सारी। क्या कमियां, एक तो भाई साहब हवा चाहिए अपने को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली। क्या बोलते, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के से ज़्यादा चलने वाली हवा चाहिए। तो ये हवाएं अपने पास रेगुलर नहीं चल रही, सबसे बड़ा कारण तो यही है। दूसरा भाई साहब, ये जो पवन चक्की है ना भाई साहब, इसके लिए भाई साहब एरिया, क्षेत्रफल जो है ना, वो बहुत अधिक चाहिए भाई साहब। इनके लिए क्षेत्रफल कितना चाहिए, बहुत अधिक क्षेत्रफल चाहिए, बहुत अधिक क्षेत्रफल चाहिए। इसके लिए बहुत अधिक क्षेत्रफल चाहिए। और अपने भारत के अंदर साहब कुछ ही जगह है, जिस तरह राजस्थान में आप जाओगे बीकानेर साइड में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी पवन चक्कियाँ, ऐसा बात नहीं। गुजरात में भी आपको पवन चक्कियाँ मिल जाएगी, जहाँ पर एरिया है। यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया चाहिए साहब। और भारत के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है सर, एरिया वैसे ही कम पड़ रहा है अपने पास। तो इसीलिए भारत के अंदर कुछ लिमिटेड जगह पर है ना। तो बच्चों ये भारत के अंदर, इसीलिए तो भारत के अंदर ये क्या है, सीमित जगह के ऊपर इनका काम चलता है ना। इससे हम सीमित मात्रा में ही हम लोग एनर्जी उत्पादन कर पा रहे हैं। विंड एनर्जी से कोई ज़्यादा सी मात्रा में हम ऊर्जा उत्पादन इससे नहीं कर पा रहे। दूसरा बच्चों क्या है इसकी ना, अब सर इसकी ना दूसरा, अब ये जो इतने बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं ना साहब, तो इसकी आरंभिक लागत बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात, इसकी आरंभिक लागत क्या है, बहुत अधिक है। इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत अधिक है। हालांकि काम तो कई लंबे समय तक चलती है, लेकिन आरंभिक लागत जो है बच्चों इसकी क्या है, बहुत अधिक है। इसीलिए भी हमने इनके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि अपने आप इतनी हवाएं तो चलती नहीं है। दूसरा इसका इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है भाई साहब, है ना, क्या समझे। तो इसीलिए ये एनर्जी जो है हमारे पास, ये थोड़ा सा कम ही मात्रा में इस्तेमाल होती है बच्चों, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं एक और बेहतरीन एनर्जी की बात। सर बेहतरीन आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा, है ना, रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, नए स्रोत हैं। मॉडर्न ज़माने में आज के दिन में सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो इसी एनर्जी के ऊपर हो रहा है, और जिसका नाम है प्यारे बच्चों सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, है ना। अंग्रेजी में उसे लिखते हैं सोलर एनर्जी और हिंदी में लिखते हैं प्यारे बच्चों सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का उपयोग भाई साहब ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। मैं कहता हूँ भाई साहब, सूरज भगवान है ना, सूरज भगवान को जानते होगे तुम, है ना। तो सूरज भगवान अपने को साहब लगभग पिछले 5 अरब सालों से लगातार अपने को साहब बिजली एनर्जी दे रहा है। 5 अरब सालों से दे रहा है, और माना जाता है कि इतनी ही लाइफ और देता रहेगा। तो आने वाले 5 अरब सालों तक सूरज अपने को एनर्जी देता रहेगा। क्यों ना हम इसकी एनर्जी का यूज कर लें, क्या बोलते हो। तो प्यारे बच्चों सूरज से अपने को एनर्जी मिलती रहती है ना। तो सौर ऊर्जा हमारे पास एक बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। अब सौर ऊर्जा में क्या होता है बच्चों, सौर ऊर्जा से हमारे पास ना एक तो पहुंचती है प्रकाशीय तरंगे। सौर ऊर्जा से अपने पास एक तो प्रकाश पहुंचता है, जिसका यूज हम चीज़ों को देखने वेखने में करते हैं, समझ रहे हो। और दूसरा बच्चों सूरज से ही अपने पास पहुंचती है, ये शायद आप में से कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, अवरक्त तरंगे। कौन सी तरंगे पहुंचती है साहब, अवरक्त तरंगे पहुंचती है, जिनसे हीट पैदा होती है। कौन सी तरंगे पहुंचती है भाई साहब, अवरक्त तरंगे पहुंचती है, जिससे ऊष्मा पैदा होती है, हीट पैदा होती है। ये मैंने शायद बताया भी हुआ है आप लोगों को, जिससे क्या होती है, ऊष्मा पैदा होती है ना। कोई चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ, हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव में मैंने आपको ये समझाया हुआ। इससे क्या होती है मेरे बच्चों, ऊष्मा पैदा होती है प्रकाश से हम वस्तुओं को देखने में मदद मिलती है।
अब सर देखने में सहायक होता है। अब ये तो सर हम नेचुरली हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हमारे दिमाग में चीज़ें आई, यार क्यों ना हम इनका इस्तेमाल कुछ और एनर्जी के लिए भी कर लें। आ रही है वैसे जा रही है, कोई काम तो है नहीं ना, जितना यूज़ कर रहे हैं वैसे तो कर ही रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, हमने ये जो अवरक्त तरंगे आ रही है ना, इनसे हमने एक नई सिस्टम की खोज करी है ना। इससे हम लोगों ने एक नया सिस्टम खोजा बच्चों, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है। मैं कहता हूँ आप लोगों को इसके ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए, और काफ़ी लंबे समय तक हम इसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं। ठीक है, किसका बच्चों? सोलर कुकर, सौर कुकर। ये देखो बच्चों, सौर कुकर होता है ऐसे, देखे हो कभी सौर कुकर? सौर कुकर अलग अलग तरीके के होते हैं साहब, आप कहीं से भी बना सकते हो। एक सीधा सा सिंपल सा एक सौर कुकर दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा, ये सौर कुकर है साहब, है ना, ये सौर कुकर है। अब ये सौर कुकर काम कैसे करता है? तो सर ये जो अपने पास अभी बताया ना मैंने कि सरकार जो अपना सूरज है उससे हमारी इंफ्रारेड वेव आती है, अवरक्त तरंगे आती है। बताया ना मैंने, क्या आती है? इंफ्रारेड वेव आती है, अवरक्त तरंगे आती है। तो क्या होता है अवरक्त तरंगे? अब ये क्या है? ये सौर कुकर है। क्या है बच्चों? ये जो आपको दिख रहा है ये सौर कुकर है, सोलर कुकर है। अब ये काम कैसे करता है सर, ये हमें समझा दो थोड़ा सा, ताकि हम भी हमारे घरों में एक एक सोलर कुकर ले आएँ, है ना। अब बच्चों ये क्या काम कैसे करता है, आओ समझाता हूँ मैं आपको ना, दिखाता हूँ कुछ कहानी इसकी। पहली बात तो सौर कुकर के अंदर लेंस एक लगा होता है, मिरर। ये जो लगा है ना बच्चों, अंदर की तरफ ऐसे लगा होता है मिरर, यहाँ या अंदर वाले एरिया में इसके लगा होता है बच्चों एक दर्पण। ठीक है, एक एक चीज़ समझा दूंगा। इसके अंदर वाले एक एरिया में लगा होता है दर्पण, अंग्रेजी में इसे मिरर कहते हैं। कौन सा दर्पण लगा होता है भाई? अवतल दर्पण लगा होता है यहाँ पर। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, या अंग्रेजी में बात करें मेरे बच्चों, कनकेव मिरर लगा होता है यहाँ पर। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अब क्या होता है, जैसे ही अवतल दर्पण पे के ऊपर लाइट गिरती है ना, तो अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है, देखो डायग्राम में भी देख सकते हो ऐसे, ये सारी की सारी लाइट गिरती है, इनको इकट्ठा कर देता है साहब एक जगह पे, है ना। और यहाँ पे हमने देखो ये बाउल रख दिया, यहाँ पे हमने क्या रख दिया बच्चों? ये बाउल। ये बाउल नहीं, यहाँ पे आप कुकर रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो साहब। यहाँ पे कुकर रख दिया, मान लो आप लोगों ने, टड़क कुकर रख दिया। अब ये क्या करेगा, सारी लाइट जैसे ही सूरज से लाइट आएगी ना, सॉरी लाइट नहीं है, ये जो इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे जो आएगी ना सूरज से, ये सारी की सारी इंफ्रारेड टकरा के या क्या करेगा, इसका काम होता है सर, ये क्या करता है, ये लाइट को इकट्ठा करता है। इसका काम होता है कन्वर्ज द लाइट, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना। इसका काम होता है प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना, है ना। इसका काम होता है प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना। ये सारी की सारी लाइट को इकट्ठा करता है, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइट इकट्ठी होगी ना, तो लाइट के साथ साथ प्यारे बच्चों अवरक्त तरंगे भी आती है, इंफ्रारेड वेव भी आती है, जो कि हीट पैदा होती है। और बच्चों जब बहुत सारी इंफ्रारेड वेव यहाँ पे पैदा हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी ना, तो यहाँ का क्या होने लग जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ का टेम्परेचर जो है ना, तापमान बढ़ने लग जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ का तापमान बढ़ने लग जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो धीरे धीरे इस कुकर में भी गर्मी बढ़ेगी, तो खाना पक जाएगा। बढ़िया, तो देखो इस्तेमाल कर लिया ना हमने, बहुत अच्छा सोर्स है सर ये कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसको ज़्यादा मात्रा में आप नॉर्मली खाना वाना पकाना हो, जब आपको मान लो, देखो ये सर सोलर कुकर के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं साहब, सोलर कुकर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, तो सोलर कुकर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है सर, आपको मान लो बहुत लोगों को, आपको एक इसके नुकसान भी है। इसका नुकसान, इसका सिर्फ यूज़ हम दिन में कर सकते हैं, है ना, सिर्फ दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, या बारिश में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। सिंपल सी बात है यार, वर्षा में इसका यूज नहीं कर सकते। है देखो फ़ायदे नुकसान दोनों चीज़ें होती है साहब। लेकिन एक बार खर्चा है, दिन में आप सर आपको 10 लोगों का खाना बनाना है, आप बना दोगे 2 मिनट में ऊपर बैठ के। इसे सिर्फ सब्जी चावल दाल ये बना सकते, चपातियाँ नहीं पका सकते इससे, है ना। वो तो देखो होते हैं साहब, है ना। अब ये तो बात हुई थी इसकी, चलो ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि सूरज से तो हमारी लाइट भी आती है ना दादा, क्या आती है, प्रकाश भी आता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए भी हमने कर दिया बच्चों, उसके लिए हमने बना दिया सोलर सेल। क्या बना दिया? उसके लिए हमने बना दिया बच्चों सोलर पैनल। उससे हमने क्या किया, हमने कहा यार ये जो लाइट आ रही है ना सूरज से, प्रकाश आ रहा है, तो उससे क्या बनाया जाए, उससे बनाया जाए भाई साहब सौर पैनल। ये बच्चों सौर पैनल देखा नहीं, छतरी, सूरज वाली छतरी है ना, शीशा है, ये इतना ही आएगा।
ये देखा होगा आप लोगों ने, इसको बोलते हैं बच्चों सोलर पैनल, है ना। ये क्या है, ये क्या है, सौर पैनल, है ना। सौर पैनल क्या है, अब ये जैसे ही इसके ऊपर बिजली गिरती है ना, ये क्या करता है, सौर पैनल या सोलर सेल, ये क्या करता है, सौर ऊर्जा को, सूरज से जो एनर्जी आती है ना भाई साहब, इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है ना। कि इसके पीछे लगा होता है सोलर सेल, सौर सेल, है ना। तो ये विद्युत ऊर्जा में इसको कन्वर्ट कर देता है, इसको बोलते हैं बच्चों सोलर सेल, ठीक ना। एक सोलर सेल जो होता है वो 0.51 वोल्ट से 0.7 वाट विद्युत धारा पैदा कर सकता है बच्चों, है ना। कितना पोटेंशियल, 0.5 वोल्ट की और 7 वाट की पैदा कर सकता है बच्चों, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सोलर सेल लगाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, ये जो सिलिकॉन की प्लेट होती है ना, ये प्लेट किसकी होती है बच्चों, पूछा जाता है अपने से, तो ये होता है सिलिकॉन। किसकी होती है बच्चों, सिलिकॉन, सिलिकॉन की होती है। इसके नीचे ना बहुत सारे सोलर सेल लगाए जाते हैं। एक सोलर सेल है ना 0.5 वोल्ट पैदा करता है, तो इसे बहुत सारे सोलर सेल लगाए जाते हैं, जिससे क्या करते हैं हम इसकी ऊर्जा का, ये भाई साहब बहुत अच्छा सोर्स है आज के ज़माने में ना, सबसे बढ़िया सोर्स आज के ज़माने में। टेस्ला जो मोटर्स है ना, वो इसी के ऊपर वर्क कर रही है, सौर ऊर्जा के ऊपर। इलेक्ट्रिक कार है ना, वो धीरे धीरे आने वाले। सोलर सिटी है, एलोन मस्क की सबसे बड़ी कंपनी सोलर सिटी, वो आज इसी के ऊपर काम कर रही है। सर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है सोलर ऊर्जा के ऊपर जो काम कर रही है। सबसे बेहतरीन चीज़ है भाई साहब, आज आप घर बनाओ ना तो ये ज़रूर लगा लेना, ठीक है। अब इसमें ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सिस्टम भी लगते हैं, आप चाहो तो बिजली बेच भी सकते हो साहब, है ना। एक उदाहरण है, कभी अब इस कोर्स के अंदर हम जिक्र नहीं कर सकते सर, अभी पेपर का समय कम है, कभी मेरे यूट्यूब चैनल पे आइएगा मनदीप गोदारा सर पे, तो वहाँ पर देखिएगा आप लोग, मैं ऐसी कहानियाँ बताता रहता हूँ सर, ठीक है। एक गाँव है, कहाँ पर, ये बाहर है बच्चों, इधर साउथ साइड में एक गाँव है, ठीक है। चलो, तो ये हुई तो बच्चों अपनी सोलर एनर्जी, ठीक है। अब बच्चों ये तो थी सोलर एनर्जी, चलो ठीक है। इसके अलावा और भी एनर्जी है, अरे साहब बहुत सारे सोर्स है एनर्जी के, जितने सोर्स है ना मैं सारे आपको डिस्कस करूँगा। ये कैसा सोर्स है बच्चों, ये आधुनिक सोर्स है, गैर परंपरागत स्रोत है भाई, परंपरागत नहीं चल रहा, अभी बनाया मैंने। दूसरा नवीकरणीय स्रोत है ये, ठीक है। उसके बाद बच्चों समुद्र से भी हम एनर्जी बनाते हैं। कहाँ से बच्चों, समुद्र से भी हम एनर्जी बना सकते हैं। क्या बात करते हो सर, अरे हाँ, समुंदर से भी एनर्जी बना सकते हैं सर। समुंदर से कैसे, समुंदर से हम बना सकते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ओशियन थर्मल पावर प्लांट लगाना था, ओशियन थर्मल एनर्जी लिख लेते हैं यार, आ ही जाएगा, है ना। चलो आ जाएगा, ओशियन थर्मल, समुंदर के अंदर बच्चों, समुंदर के अंदर, ओशियन मतलब महासागर, थर्मल थर्मल सर एनर्जी मतलब एनर्जी सर, है ना। ओशियन थर्मल एनर्जी, ये बच्चों ओशियन थर्मल एनर्जी का प्लांट सर, समुंदर के अंदर देखो, ओशियन थर्मल एनर्जी, इसको बोलते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे महासागरीय, ओशियन होता है महासागर, महासागरीय, थर्मल मतलब तापीय, ऊर्जा मतलब एनर्जी, महासागरीय तापीय ऊर्जा, ओशियन थर्मल एनर्जी। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो आपको पता ओशन के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों ये क्या है, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, अमोनिया पंप होता है ये, जिससे क्या होता है बहुत अधिक टेम्परेचर जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे वार्म वाटर है, वार्म वाटर है, गर्म पानी है, जिससे क्या होता है भाप बन करके यहाँ से ऊपर की ओर आती है। यहाँ पर एक हम क्या लगा देते हैं, ये इवेपरेटर लगा देते हैं, इवेपरेटर जो क्या इवेपरेट कर रहा है, पानी को भाप बना रहा है। तो भाप बना के और यहाँ से हम एक पाइप लगा देते हैं नीचे, भाप बना करके इधर आ रहा है। तो भाप बना के जब यहाँ पर आएगी ना, मेन काम क्या होता है अपना, मेन काम कुछ नहीं, मेन काम टरबाइन को घुमाना होता है अपना, बस किसी से एनर्जी बनाओ, अपने को टरबाइन घुमाना है भाप से, कैसे भी घुमा दो, पवन चक्की पे घुमा दो, बांध में घुमा दो, थर्मल पावर प्लांट में देखा हमने भाप से वहाँ घुमा दो, कैसे भी घुमा दो, हमारा मुख्य मकसद है इस टरबाइन को घुमाना, ड्रिन ड्रिन ड्रिन। जब इसको घुमाएंगे तो जनरेटर होगा, और जनरेटर से बच्चों बिजली पैदा करेंगे और हम बिजली निकाल देंगे, और ये इस भाप को वापस से नीचे मिला देंगे। यहाँ पे कंडेंसर होता है जो इसको ठंडा करके बच्चों इसके अंदर डाल देगा, ठीक है। बस यही चीज़ चलती रहती है। ये है ओशियन थर्मल प्लांट। क्या है बच्चों, ये है ओशियन थर्मल प्लांट, महासागरीय है। क्या होता है बच्चों, अब क्या होता है इसमें सतह और पानी के बीच में ना 20 किलोमीटर गहराई में ये जाकर के काम होता है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे कि है ना, तो तापमान का अंतर होता है इसके अंदर, ठंडे पानी का उपयोग और सारी चीज़ें। अब लेकिन इसके ड्रॉबैक हैं, इसकी कमियां क्या है बच्चों, ये सिर्फ समुंदर की, जहाँ पर समुंदर होता है
इसकी कमियां क्या है? अब ये हर जगह तो नहीं कर सकते ना, है ना। अब बच्चों अपने मान लो हरियाणा में जाके करना हो, हम तो हरियाणा में बनाएंगे तो समुद्र कहाँ से लाओगे? ये सिर्फ वहीं बन सकता है बच्चों। इसकी कमियां क्या है? एक तो सिर्फ सर समुद्री में ही बन सकता है ये, है ना, एक तो ये कमियां। दूसरी बच्चों इसका जो सेटअप है ना, ये सेटअप बड़ा महंगा है, खर्चा बहुत है सर, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत है, इसके अंदर खपत बहुत है, खपत अधिक है ना, खपत अधिक है बच्चों इसके अंदर, क्योंकि 2 किलोमीटर नीचे जाके टेम्परेचर में वो आता है, कम से कम 2 किलोमीटर नीचे से पानी उठाना पड़ता है, समझ रहे हैं मेरी बात को? कम से कम 2 किलोमीटर नीचे से गहराई से पानी भाप भोप, ये खर्चा बहुत है सर, बहुत भयंकर है, इसलिए ज़्यादा इसका यूज हम नहीं करते सर, है ना। इसके अलावा और भी सर हम जियोथर्मल एनर्जी का भी उपयोग करते हैं। आपको पता है, आपको हमारी भूमि जो होती है ना, भूमि के अंदर भी जो एनर्जी है ना, भूमि है ना, जिसको बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। आज मैं सारी ऊर्जा आपको समझा के जाऊँगा, चिंता ना करें। भूतापीय ऊर्जा, है ना, लिखो बच्चों, भूतापीय ऊर्जा। देखो सर नाम से ही पता चल रहा है, भूतापीय, भू मतलब भूमि, तापीय मतलब गर्मी, एनर्जी मतलब एनर्जी, ठीक है, जिसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। अंग्रेजी में इसको जियो बोल देंगे, जियोथर्मल एनर्जी। कैसे होती है साहब, आओ जरा समझेंगे इसको भी। जियोथर्मल एनर्जी ये होता है सर, आ गया ना, डायग्राम आ गया अपने पास, जियोथर्मल एनर्जी। अच्छा नहीं आया सर, ये अच्छा नहीं आया, छोटे छोटे आ रहे हैं ये तो। ये तो सही है, बड़ा हाँ, ये है सर जियोथर्मल एनर्जी। ये सर देखो, इसको बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। क्या है भाई साहब? ये है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, आपको पता है, देखो भूमि के अंदर है ना, भूमि के अंदर क्या होता है, बहुत सारी क्या होती है, गर्मी होती है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना, बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों, गर्मी होती है ना। जैसे जैसे आपको पता है, पृथ्वी के अंदर, मैंने आपको बताया था पृथ्वी वाले चैप्टर में, जब मैं इनर सरफेस वगैरह बता रहा था आपको, ये जो अर्थ क्रस्ट है, मेंटल है, इनके बारे में जब बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम धरती के नीचे जाते हैं ना, वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है ना। और नीचे गर्भ में तो मैंने आपको बताया था बहुत अधिक तापमान होता है। और जब चट्टानें पढ़ाई थी ना मैंने आपको पढ़ाया था चट्टानें, और मैंने कहा था भाई साहब देख, मैंने आपको बताया था कि चट्टानें क्या होती है, चट्टानें भाई साहब नीचे लावा बाहर निकलता है, वो चट्टानें बनती है। और ये बच्चों नीचे अपने क्या है, आपको पता है अर्थ के नीचे टेम्परेचर बहुत अधिक है, तो ये हॉट ग्रेनाइट है साहब, ठीक है। ये नीचे क्या है, टेम्परेचर गर्म है साहब, ये चट्टानें बहुत गर्म है ना, नीचे चट्टानें बहुत गर्म है, जिससे क्या होता है जिससे क्या होता है, वहाँ से हम हीट निकालते हैं बच्चों, हीट निकालते हैं, ये पाइप ड्रिल करके वहाँ से क्या निकाली जाती है, हीट निकाली जाती है, ठीक है। वहाँ से क्या निकाली जाती है बच्चों, हीट निकाली जाती है। और इस हीट से बच्चों हम क्या होते हैं, इस हीट से हम क्या करते हैं, इस हीट से हम टरबाइन को घुमाते हैं, ठीक है। इससे क्या घुमाया जाता है, टरबाइन घुमाया जाता है इस हीट से, और टरबाइन घुमाने के बाद इसको मतलब टरबाइन जनरेटर वगैरह से इससे बिजली बना के आगे भेज दी जाती है, ठीक है। उसके बाद ये ठंडी होने के बाद इसको वापस से क्या कर दिया जाता है, ठंडा किया जाता है, कि कूलिंग टावर होता है, इसको वापस से ठंडा किया जाता है, और वापस से ठंडा होने के बाद ये फिर वापस से इंजेक्ट नीचे हीट चली जाती है, ठीक है। ये कितना नीचे है देखो सर, कम से कम कहा था मैंने 2 किलोमीटर नीचे, तो देखो सेंडिमेंट्री रॉक है, उससे नीचे हॉट ग्रेनाइट, कम से कम देखो बच्चों 4 किलोमीटर इन्होंने रखा हुआ है ये, है ना। तो इसके अंदर बच्चों क्या है, अब ये हमारे लिए दिक्कत है सर, इसमें दिक्कत क्या है, ये हम हर जगह पे नहीं कर सकते सर, है ना। समझ रहे हो, तो इसका हम ज़्यादा यूज नहीं कर सकते सर, ठीक है। मतलब भूतापीय मतलब भूमि के अंदर जो गर्मी है ना, उसका यूज करके हम ये बनाना, तो ये भी हम ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकते। अब बच्चों हम एक और सोर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बड़ा बेहतरीन सोर्स है साहब, ठीक है। वो है जो हम आज के समय में सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर हम लोगों ने ध्यान दिया हुआ है, कई जगह पे दिया हुआ है ध्यान, ठीक है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी समय ज़्यादा लूँगा आपका, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। वो है बच्चों एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। कौन सा बच्चों, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी। अभी जो हम बात करने वाले हैं मेरे बच्चों, वो हम बात करने वाले हैं परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी। परमाणु ऊर्जा से हम लोग बच्चों सर एनर्जी कैसे बनाते हैं सर, परमाणु से तो बम बढ़ता है, बम, है ना।
तो बच्चों परमाणुओं के अंदर एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। परमाणु में ना दो प्रकार की रिएक्शन होती है, मैं एक बार ज़रा थोड़ा सा आपको समझाऊं। एक तो होती है नाभिकीय विखंडन, ठीक है, एक तो होती है, ऐसे लिख लो, एक तो होती है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। जिसमें क्या होता है, एक नाभिक हाइड्रोजन का, एक नाभिक दूसरे हाइड्रोजन के नाभिक के साथ जुड़ता है और हीलियम गैस बनाता है, और इस दौरान बच्चों इसमें से कुछ ऊर्जा निकलती है, कुछ एनर्जी निकलती है ना। ये तो हो रहा है बच्चों कहाँ पर, ये तो हो रहा है सन के अंदर, सूरज के अंदर। सो सूर्य भगवान है ना, उसके अंदर यही हो रहा है, उसी से अपने को इतनी ज़्यादा एनर्जी बन रही है ना। नाभिकीय संलयन अपने से ये भी पूछता है कि सूरज से जो एनर्जी मिलती है अपने को बच्चों, सूरज के अंदर कौन सी घटना होती है, तो हम कहेंगे सूरज के अंदर होती है गुरुजी नाभिकीय संलयन। कौन सी होती है, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज का मतलब होता है जुड़ना, जब दो चीज़ें आपस में जुड़ती है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, दैट्स राइट। हाँ ओके, दूसरा बच्चों इसी से हम बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब, है ना। अभी तक हमने बनाया नहीं है, लेकिन एक लोगों ने बना लिया, वो जो मिची आँखें वाले है ना, है चाइनीज़, उन्होंने बना लिया। वो कहते हैं आर्टिफिशियल सूरज बना लिया हमने, बताओ, वो बम बनाया हाइड्रोजन बम। ये ऐसे ही काम करता है साहब, ठीक है, सूरज बम। वो मारेंगे कदन कदे, देख लेना, वो अपनी तरफ ही छोड़ेंगे और कहीं उनको नहीं दिख रहा, वो देख लेना इंडिया की तरफ ही छोड़ेंगे कभी ना कभी। आर्टिफिशियल सूरज बना लिया, ऐसे करे, वो हाइड्रोजन बम होता है बेटा, और कुछ नहीं होता, है ना। ये जो परमाणु बम है ना, इसने गिराए थे अमेरिका ने जापान के 2 शहरों के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। वो इतने खतरनाक है, आज तो अच्छे विकसित कर लिए जापान, मतलब ठीक है, डेवलप्ड कंट्री है यार, उन्होंने जो मार के बंतर अभी बना दिया, वो अच्छे शहर बन गए, लेकिन कितना नुकसान हुआ होगा। और परमाणु बम तो ऐसा था, उसने एक शहर को ख़त्म किया, ठीक है, 20, 25, 30, 50 किलोमीटर तक के एरिया को ख़त्म कर दिया। ये तो भाई सब पता ही नहीं कितना तबाही मचाएगा, आज तक इसका यूज नहीं हुआ है नहीं किसी के पास। चाइना वालों ने बनाया है और कह रहे हैं हम बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, कुछ नहीं करना उनको, खैर जाने दो। दूसरी सूरज से के अंदर क्या घटना, दूसरी बच्चों नाभिकीय परमाणु ऊर्जा से एक घटना होती है जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या होती है प्यारे बच्चों, एक और घटना होती है जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। अब ये नाम से ही पता चल रहा है, नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब होता है खंडन करना, टूट जाना साहब जिसका, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, नाभिक टूटता है सर। एक ये नाभिक है, ये टूटेगा, न्यूट्रॉन नाभिक, न्यूक्लियस अलग टूटेगा, फिर ये न्यूक्लियस टूटेगा, फिर ये न्यूक्लियस टूटेगा, फिर ये न्यूक्लियस टूटेगा, फिर ये न्यूक्लियस टूटेगा। इससे क्या होता है बच्चों, एक चेन बन जाती है। क्या बन जाती है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एक चेन बन जाती है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, है ना। मैं दिखाऊं तुम्हें कैसे बनती है, ठीक है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। एक वो जो चेन रिएक्शन बन जाती है, समझ रहे हो मेरी बात को। ये देखो ऐसे एक चेन रिएक्शन बन जाती है बच्चों, समझो मेरी बात को। हाँ ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है बच्चों, है ना। ये एक न्यूक्लियस था, ये एक न्यूक्लियस था, ये टूटा, फिर ये 2 बन गए, फिर आगे टूटा, टूटते टूटते बच्चों ये क्या, ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, और ये टूटते चला जाता है। अब यहाँ पर 2 खेल होते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं नाभिकीय चेन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, नाभिकीय चेन रिएक्शन, चेन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में क्या होती है, 2 प्रकार की चीज़ें होती है साहब, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, इस अभिक्रिया में 2 तरह के काम हो सकते हैं। अब ये अभिक्रिया 2 तरह से होती है। क्या हो गया रे, ये अभिक्रिया 2 तरह की होती है बच्चों, कौन कौन सी, देखो, एक तो होती है कंट्रोल। एक तो अगर हम इस अभिक्रिया को हम क्या कर लें बच्चों, कंट्रोल कर लें, क्या कर लें, ये जो रिएक्शन हो रही है ना, इसको हम कंट्रोल कर लें, इसको हम क्या कर लें, नियंत्रित कर लें। ये जो टूट रहे हैं ना, इनको क्या कर दें हम, इनको कर दें भैया नियंत्रित। ये जो न्यूक्लियस टूट रहे हैं ना, है ना, इनको क्या कर ले, कंट्रोल। और कंट्रोल करके बच्चों इसका यूज हम कर सकते हैं बिजली उत्पादन में। इसका यूज हम इसको कंट्रोल करके किस में कर सकते हैं प्यारे बच्चों, बिजली उत्पादन में कर सकते हैं। और बिजली उत्पादन में जब इसका उपयोग करते हैं, बिजली उत्पादन में इस्तेमाल करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे तो लिख लेंगे नाभिकीय बिजली संयंत्र, नाभिकीय बिजली
संयंत्र, ठीक है, नाभिकीय बिजली संयंत्र हम बना लेंगे इससे, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने यहाँ पे बहुत सारे बन भी रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों या दूसरा इसका यूज होता है कि भैया इसको क्या करें, इसको अनियंत्रित ही पड़ा रहने दें, इस रिएक्शन को नियंत्रित नहीं करना। और बच्चों जब ये रिएक्शन अनियंत्रित हो जाती है ना, अनकंट्रोल बोलते हैं इसको या ओवर कंट्रोल कह देते हैं, अनियंत्रित हो जाती है तो ये बन जाती है बच्चों परमाणु बम। सुना है ना, परमाणु बम बन जाती है। तो वो इस चीज़ का तो आप लोग आइडिया लगा ही सकते हो साहब ये कितनी खतरनाक होती है। क्लियर? अच्छा अब साहब एक बात दिमाग में आ रही होगी आपके कि सर ये जो टूटते हैं ना, क्या ये हर परमाणु के न्यूक्लियस टूटते हैं? क्या ये हर परमाणु के नाभिक टूटते हैं? जी नहीं, कुछ ही परमाणुओं के नाभिक टूटते हैं। सर किसके नाभिक टूटते हैं? तो ये टूटते हैं मेरे बच्चों कुछ स्पेशल परमाणुओं के, जिनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, या हिंदी में प्यारे बच्चों उसे बोला जाता है रेडियोधर्मी पदार्थ। अब ये सर रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं, ज़रा इसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। हाँ, डिटेल नहीं बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगा। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? बहुत सारे रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी का मतलब क्या होता है? अपने पास टोटल 118 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। केमिस्ट्री में, विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा है। अब 118 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिसमें कुछ तत्व बच्चों जिसकी परमाणु संख्या 80 से ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा भारी है। और बच्चों इतनी ज़्यादा भारी है कि वो अपने इस नेचर के अंदर क्या है, अपने आप में अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब जानते हो? अस्थिर है अपने आप में। अपने आप में क्या है बच्चों? वो अस्थिर है। और वो अपने आप को स्थिर करने के लिए, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से छू 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 3 रेडिएशन छोड़ते हैं। ड्रिन 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 ड्रिन, मतलब अपने आप को तोड़ते हैं साहब वो, है ना, अल्फा बीटा गामा, है ना, वो छोड़ते हैं अपने आप को तोड़ते हैं सब। तो उनका न्यूक्लियस टूट रहा होता है, ड्रिन 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 टूट रहे हैं। तो ये ऐसे उन्हीं तत्वों में, इसमें सबसे जो मुख्य तत्व होते हैं बच्चों, है ना, जो अपने यहाँ पर नॉर्मली सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसमें जो मुख्य तत्व होते हैं वो होते हैं बच्चों यूरेनियम। ठीक है, मुख्य तत्व जो होता है यूरेनियम। और भारत के अंदर या जितने भी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूरेनियम 235, तो हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है बच्चों जिसके अंदर इस्तेमाल करते हैं हम यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप U235 के नाम से भी लिखा हुआ देख सकते हैं कभी कभी। ठीक है, हम यूरेनियम 235 का प्यारे बच्चों इस्तेमाल करते हैं। या फिर इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है जिसका अभी हमारे पास स्टॉक होता नहीं है, हमारे यहाँ पे नहीं पाया जाता, प्लूटोनियम 239, ये 239 उसका मास है साहब, ये 235 उसका मास है। ठीक है, प्लूटोनियम 239 जो जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे ना सरकार, वो उसमें एक बम का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का था फैटमैन। लिटिल बॉय में यूरेनियम 235 का यूज़ किया गया था, फैटमैन में 239 का यूज़ किया गया था, प्लूटोनियम 239 का। ठीक है, ये जापान के जो शहर थे, हिरोशिमा में ये गिराया गया था, नागासाकी में ये गिराया गया था। ठीक है, खैर आओ अब बात करते हैं। ठीक है, अब भाई देखो समझो ज़रा, इसका हम एक मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। अब सर हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कैसे करता है। सर ये तो बता दिया आपने सारी बात कहानी कि अगर इसका कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसका बम बन जाएगा, बम बम भीम। आओ बच्चों मैं समझाता हूँ आपको कि न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कैसे करता है। ठीक है, आओ बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर की वर्किंग देख लेते हैं बच्चों। छू मंतर न्यूक्लियर रिएक्टर, हम सीधा लिखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर, वर्किंग आ जानी चाहिए इसकी। आइयो सकला का बम बम आ गया ना। ये देखो सर न्यूक्लियर रिएक्टर ये लो साहब, है ना, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है सर? सर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो काम होता है ना, इसी में होता है सर। देखो समझाता हूँ मैं आपको ये पूरी कहानी कि आखिर हाउ डू यू वर्किंग, ये काम कैसे करता है सर। एक एक चीज़ समझाऊंगा, चिंता ना करें। देखो सब क्या होता है, पहली बात तो यहाँ पर अपने को चाहिए पानी। क्या चाहिए रे? पानी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, वही वाला पानी चाहिए अपने को। ठीक है, क्या चाहिए सबसे पहले अपने को सबसे पहले बच्चों चाहिए पानी। ठीक है, ये देखो सर पानी आया सबसे पहले आया पानी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, सबसे पहले आया पानी। पंप से पानी आया इसके अंदर, और यहाँ से होते हुए बच्चों यहाँ चला गया पानी छू। अभी जी ये है ना, ये है रिएक्टर, ये है बच्चों, इसको बोलते हैं कॉन्फिनमेंट सेल। इसके अंदर भरा हुआ है अपने यूरेनियम। ये बच्चों ये यहाँ पे ये भरे हुए हैं भाई साहब यूरेनियम। अब यूरेनियम निकाल रहे हैं अपने अंदर से रेडिएशन।
जिससे क्या होता बच्चों, ये पानी इसके अंदर गया और पानी को हमने बच्चों, पानी जैसे ही इसके अंदर आया ना, पानी 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 यहाँ पंप से हमने इसमें डाल दिया। जैसे ही पानी यहाँ पर गया, रेडिएशन की वजह से क्या हो गया बच्चों, पानी हो गया गर्म। पानी की होगी बच्चों भाप, भाप बन गई, शूं भाप गई यहाँ ऊपर। भाप ऊपर जा कर के बच्चों यहाँ पर लगा था टरबाइन, ये टरबाइन घूमा, घूमने से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जनरेटर लगा था, हमने बिजली बना ली और इस भाप को हमने फिर से क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। फिर से भाप को ठंडा करके बच्चों नदी में वापस बहा दिया। यहाँ से फिर ठंडा पानी लिया, फिर यहीं खेल चला, है ना। अच्छा अब साहब एक बात बताओ, आप लोग यहाँ कह रहे हो ठीक है, तो इतना आसान सा काम थोड़ी ना है, यहाँ पर कुछ चीज़ें होती है सरकार, है ना, जो आपको समझाना चाहता हूँ, समझना ज़रा। यहाँ पर पहली बात तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं किसका, थर्मल पावर प्लांट था ना, उसी तरह से काम करता है। वहाँ पर कोयले का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का। अब सर ये बम बन गए तो बम बनने के लिए बच्चों यहाँ पर दिख रहा है आपको कंट्रोल रोड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर दो चीज़ें लगती है बच्चों, एक तो लगता है यहाँ पर मॉडरेटर, मंदक लगते हैं यहाँ पर, जो इसकी रिएक्शन को, जो चेन रिएक्शन है ना उसको रोकते हैं, जो चेन रिएक्शन मैंने दिखाई थी अभी आपको, तो यहाँ पर मंदक लगते हैं। तो मंदक के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों भारी जल का, D2O भारी वाटर, भारी जल, D2O बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों, D2O। और दूसरा हम यूज़ करते हैं मेरे बच्चों ग्रेफाइट का। किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। D2O भारी जल का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा किसका, ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये रिएक्शन को थोड़ा सा मंदा कर देते हैं, थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कंट्रोल रोड लगी होती है, ये जो रोड दिख रही है ना आपको, ये कंट्रोल रोड है ना। मंदक का इस्तेमाल हो गया। मंदक के बाद बच्चों यहाँ पर लगी होती है नियंत्रक छड़, जो इसकी रिएक्शन को नियंत्रण करती है। नियंत्रक छड़ लगी होती है बच्चों। ये किसकी होती है, ये होती है बोरोन और कैडमियम की। किसकी होती है बच्चों, बोरोन प्लस कैडमियम, बोरोन प्लस कैडमियम की रोड लगी होती है सरकार, ये है ना। ये क्या करती है, इसको कंट्रोल करती है, इस रिएक्शन को टूटने नहीं देती, इसको कंट्रोल करती है, जिससे क्या होता है नियंत्रित चलती रहती है। ये बच्चों कूलिंग एजेंट है ना। तो कूलिंग एजेंट के रूप में यहाँ पर भी D2O वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। खैर हमें इतनी ज़्यादा बातों के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये अपना होता है परमाणु ऊर्जा, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा के ऊपर भी हम बच्चों बहुत सारे डिपेंडेंट है। आज के ज़माने में बच्चों परमाणु ऊर्जा के ऊपर हम बहुत सारे डिपेंडेंट है, ठीक है। आपको पता है किस तरह से परमाणु ऊर्जा बहुत काम कर रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब इसका क्या है बच्चों, अब इसमें ना फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा सर ये इतनी मात्रा में हीट निकालता है ना, अपने को थोड़ा सा यूरेनियम में इतनी मात्रा में हीट मिल जाएगी जिसका हम जितना मर्जी चाहे अपनी बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। नुकसान क्या है, नुकसान इसका सेटअप महंगा है साहब, इसका सेटअप महंगा है। दूसरा जो ईंधन है ना, इस ईंधन की कमी है। दूसरा इस ईंधन की क्या है बच्चों, कमी है। तीसरा रिस्क ही बहुत ज़्यादा है साहब, बहुत ज़्यादा रिस्क। हालांकि बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसका इन्वेस्टमेंट बड़ा महंगा है साहब, है ना। इसके अंदर खपत बहुत अधिक है। हाँ अब ये एक बात और भी है, अगर खपत अधिक है ना तो ये ऊष्मा कह रहा हूँ, मतलब एनर्जी का भी उत्पादन उतना ही ज़्यादा करेगा, है ना। एनर्जी का उत्पादन भी उतना ही ज़्यादा करेगा। दूसरा इससे जो वेस्टेज निकलेगा, इससे जो कुछ मात्रा में वेस्टेज निकलता है, जिससे क्या होगा बच्चों, हानि पहुंचेगी। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है इसको तोड़ पाना, बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ बनाया जाता है, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर ये टूट जाए भाई साहब, तो सोचो पूरा का पूरा शहर ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे बच्चों ये थे कुछ हमारे ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। ये जो स्रोत है बच्चों, ये भी हमारा परंपरागत स्रोत नहीं है, ये गैर परंपरागत स्रोत है बच्चों। क्या है ये, गैर परंपरागत स्रोत है और नवीकरणीय नहीं है, ये अनवीकरणीय, क्योंकि ये कभी ना कभी गैर परंपरागत स्रोत, क्योंकि ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये गैर परंपरागत है लेकिन नवीकरणीय नहीं है। नवीकरणीय वो होते हैं जिसका जो कभी ख़त्म ना हो, ऐसे अनलिमिटेड। ये अनलिमिटेड अमाउंट थोड़ी है, इसका लिमिटेड अमाउंट है, इसीलिए हमने इसके ऊपर ज़्यादा। सौर ऊर्जा वाला है ना, वो अनलिमिटेड है भाई साहब, वो है नवीकरणीय स्रोत, वो है नवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब उसका अनलिमिटेड सोर्स है सर, 5 अरब साल तक तो चिंता है को नहीं, उसके बाद की बात में देखेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को, हाँ या ना। तो ये मेरे बच्चों कुछ एनर्जी के सोर्सेज थे। ऊर्जा और उसके स्रोत क्या होते हैं ये मैंने आपको सारा समझाया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। कुछ भी दिक्कत हो किसी प्रकार की तो मनदीप गोदारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।